ऑलराइट जी, ये हमारा जो कल की क्लास, एक आज की क्लास, अभी थोड़ा सा एक टॉपिक हम डिस्कस करते हैं और रिमेनिंग टॉपिक जो है वो कल इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। फ्राइडे को जो हमारी क्लास है उसमें जस्ट रिवीजन कह लें या फिर जो भी आपके क्वेश्चन आंसर सेशन होंगे, पेपर से रिलेटेड कोई क्यूरी होगी तो उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आज का ये जो टॉपिक है ये लीज से रिलेटेड था। मतलब जो हम पहले इन कॉन्टिन्यूएशन पढ़ रहे थे लीज के हवाले से, उसके बाद ये वाला टॉपिक है, एंड देन जो आज आपने रिकॉर्डेड लेक्चर सुना जो फाइनेंशियल सिस्टम के हवाले से था या फाइनेंशियल मार्केट के हवाले से था, वो इसके बाद है। ठीक है, ये सिर्फ 5-6 स्लाइड्स थी, तो मैं आपके साथ अभी शेयर कर लेता हूँ। कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो लीजिंग में जनरली यूज होते हैं। मतलब जब आप फॉर एग्जांपल कोई लीज लेने जाते हैं बैंक से, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स या ये कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो ड्यूरिंग द लीज आपको सुनने को मिल सकती हैं। इसलिए ये जस्ट एक कॉन्सेप्ट है जो अगर आप सुनेंगे तो क्विकली यू विल रिमेंबर दोस कॉन्सेप्ट्स। पहला उसमें है बेलून पेमेंट का। बेलून पेमेंट को आप समझें कि ये इट्स अ काइंड ऑफ अ कंबाइन और अ बिग पेमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम लीज की बात करते हैं तो उस पर कोई ना कोई एक स्पेसिफिक टेनोर सेट होता है कि इतने टेनोर के बाद एक इंस्टॉलमेंट कह लें या लीज के जो रेंटल्स हैं वो पे होने हैं। लेट से एक लीज ली गई 5 साल के लिए, और उसके मंथली रेंटल्स पे होते हैं। मतलब उसको जो डिवाइड किया गया है वो 5 ईयर्स पे किया गया है या 60 मंथ्स पे किया गया है। जब आपने न्यूमेरिकल एक क्वेश्चन किया था तो याद करें, उसमें भी जो कैलकुलेशन होती थी वो मंथ्स के अकॉर्डिंगली आपने मंथली लीज रेंटल निकाले थे। अब यहाँ पे जो बेलोन पेमेंट का कॉन्सेप्ट है, दैट इज दिस इज एन एडिशनल पेमेंट जो एक बड़ा चंक होगा या जो एक 5 या 6 लीज इंस्टॉलमेंट्स को मिला के एक पेमेंट बनती होगी। वो पेमेंट एट वंस की जाती है आफ्टर जब भी आपकी पूरा जो लोन पीरियड है या जो लीज पीरियड है या जो रेंटल पीरियड है वो खत्म हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल 5 साल की लीज पेमेंट आपने डिसाइड की या एग्रीमेंट किया 5 साल के लिए, एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर्स, दैट मीन्स जब आपके लास्ट लीज रेंटल का टाइम आ गया है, जब आपके लीज एग्रीमेंट एंड होने का टाइम आ गया है, उस वक्त एक बड़ी पेमेंट की जाएगी। एक आप समझ लें कि एक मंथ का जो रेंटल था उससे ज्यादा, वो 5 माह के बराबर हो सकता है, 6 माह के बराबर हो सकता है, एज पर द एग्री टर्म्स, वो आप साथ में पे करेंगे। दैट पेमेंट इज कॉल्ड बेलून पेमेंट। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। एक तो वो पेमेंट का पोर्शन है जो आपने मंथली या क्वार्टरली एज पर एग्री टर्म्स पे करना है। अगर लीज ली है तो उसका लीज रेंटल पे करना है। और एक पेमेंट ये है कि जब लीज एंड होगी तो एक साइमल्टेनियसली एक बड़ी अमाउंट, एक 6-7 इंस्टॉलमेंट्स के बराबर अमाउंट आप इकट्ठी पे करेंगे ताकि आपका जितना भी रिमेनिंग बैलेंस है वो कंप्लीट हो जाए। सो ऐसी पेमेंट को हम बेलून पेमेंट कहते हैं। अब इसको मैं एज इट इज पढ़ रहा हूँ। बेलून पेमेंट इज द लंप सम पेमेंट which is attached to a loan, mortgage, or a commercial loan. This payment is usually made towards the end of the loan period. Balloon payment is higher than what you might be paying towards the loan on a monthly basis. ठीक है, सो ये लीज के हवाले से बात करें या फिर हम लोन के हवाले से बात करें, ये नॉर्मली एट द एंड ऑफ द लोन पीरियड होती है, बट इट कैन बी इन बिटवीन एज वेल। जैसे आप कोई प्रॉपर्टी में, अगर आप में से कोई स्टूडेंट इन्वॉल्व है या जानता है, तो आप देखिए जो प्रॉपर्टीज इंस्टॉलमेंट्स पे आती हैं, मतलब ऐसी तमाम प्रॉपर्टीज जिनका अभी ऐसी तमाम प्रॉपर्टीज जो आप जैसे ये नूर ऑर्चर्ड टाइप है या इजहार गार्डन, जिस किस्म की जो प्रॉपर्टीज है, ये आपको इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर प्लॉट देती हैं। अगर आप उनका कभी स्केजुअल देखें, डी पेमेंट स्केजुअल देखें, तो वो इसी तरह होता है। 6 माह की मंथली पेमेंट्स होती है और फिर 7th मंथ में आपको एक बेलून पेमेंट करनी होती है। इसी तरह नेक्स्ट 6 मंथ्स फिर आपकी मंथली पेमेंट चलती है, एंड देन आफ्टर दैट 6 मंथ्स यानी कि 1 साल के बाद अगेन आपको एक बेलून पेमेंट करनी होती है। सो बेलून पेमेंट एक बड़ी अमाउंट होती है जो नॉर्मली मंथली इंस्टॉलमेंट या मंथली रेंटल से ज्यादा होती है। ठीक है, उसको हम कहते हैं बेलून पेमेंट। अब इससे फायदा ये होता है कि ऐसे इंडिविजुअल्स जिनकी सेविंग मंथली एक सर्टन सेविंग हो रही होती है और उनको कोई बोनस मिलना होता है बाय एनुअली या फिर एनुअली, या कुछ ऐसा सेटअप है, कुछ ऐसा सिस्टम है कि उनको
6 माह के बाद कोई ऐसा उनका रेवेन्यू या सोर्स है जहां से उनको एकदम पैसे आने होते हैं, तो वो ये पेमेंट इजीली कर सकते हैं। इसकी वजह से जो मंथली रेंटल्स हैं वो कम हो जाते हैं, क्योंकि एग्रीड टर्म के मुताबिक जितनी अमाउंट पे आपने लीज ली है, टोटल तो उतनी ही पे करना है। एक ऑप्शन ये है कि उसको मंथली डिवाइड कर लें, एक ऑप्शन ये है कि एक सर्टेन बलून पेमेंट सेट कर लें, और उसको माइनस करने के बाद फिर डिवाइड कर ले मंथ्स पे, तो मंथली जो रेंटल है या जो मंथली इंस्टॉलमेंट है या जो अभी मंथली पे करना है वो कंपैरेटिवली कम हो जाता है। So by attaching a balloon payment to the loan, the borrower is able to cut down on the interest payment that is being made on monthly basis by the borrower. This can only be possible because the entire loan is not amortized. Entire loan से मतलब ये है कि हमने एक certain portion जिसको balloon payment कह रहे हैं वो अदा कर दिया था, वो टोटल एग्रीमेंट में से माइनस कर दिया था, और फिर जो रिमेनिंग अमाउंट बची थी उसको पूरे एग्रीमेंट पे या मंथली बेसिस पे डिवाइड किया था। सो जो मंथली पेमेंट आएगी वो कंपैरेटिवली कम होगी उसकी निस्बत कि अगर हम बैलून पेमेंट ना रखते तो। फिर इसी तरह एक टर्म यूज होती है ग्रेस पीरियड। ग्रेस पीरियड का मतलब है कि आप किसी को एडिशनल टाइम दे रहे हैं, एक एडिशनल रिलैक्सेशन दे रहे हैं कि आप जो अपनी पहली इंस्टॉलमेंट देंगे या जो आप अपनी पहली रेंटल देंगे वो एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद दे दें। जैसे आप देखें, कोई फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, वो बाहर से कोई मशीन इंपोर्ट कर रही है। उसका पर्पस ये है कि वो मशीन इंपोर्ट करने के बाद, इंस्टॉल होने के बाद प्रोडक्शन का पार्ट बनेगी, उससे चीज़ें बनेंगी, वो चीज़ें मार्केट में सेल होंगी और सेल होने से प्रॉफिट मिलेगा, और उस प्रॉफिट से फिर जिस जो अगर मशीन लोन पे ली गई है तो उसकी इंस्टॉलमेंट स्लोली एंड ग्रेजुअली पे होती जाएंगी। तो अब मशीन इंपोर्ट होने के बाद उसको इंस्टॉल होने में, मतलब सेटअप लगने में, फिर उसके बाद उसकी प्रोडक्शन होने में और सेल होने में इट विल टेक अ सर्टेन टाइम। तो जो लोन देने वाला है वो बैंक हो सकता है या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, वो एक ग्रेस पीरियड दे देता है कि आपका जो स्टार्टिंग 6 माह है जिसमें आप इंपोर्ट करेंगे, जिसमें आप इंस्टॉल करेंगे, जिसमें आप प्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद सेल करेंगे, इस पहले 6 माह में हम आपसे कोई इंस्टॉलमेंट नहीं लेंगे। तो ये जो पहला 6 माह या पहला 1 साल जो भी एग्री होता है, जो कुशन दिया जाता है कि पहली इंस्टॉलमेंट और लोन शुरू होने के दरमियान जो गैप है उसको हम ग्रेस पीरियड कहते हैं। सो अ ग्रेस पीरियड इज period immediately after the deadline for an obligation, during which a late fee or other action that would have been taken as a result of failing to meet the deadline is waived, provided that the obligation is satisfied during the grace period. इसको अब आप इस पर्सपेक्टिव से ले सकते हैं कि अगर लेट से एक आपने लोन लिया है और उसकी इंस्टॉलमेंट इमीडिएटली स्टार्ट होनी है और आप इंस्टॉलमेंट पे नहीं करते, तो रिजल्ट क्या होगा, आपको कोई ना कोई पेनल्टी आयद होना शुरू हो जाएगी। सर्टेन टाइम पीरियड के बाद आपका लोन डिफॉल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। सो ग्रेस पीरियड क्या है? ग्रेस पीरियड आपको इसी चीज से बचाता है कि आपका जब लोन स्टार्ट हुआ है तो आपको एक सर्टेन टाइम पीरियड दिया जा रहा है कि अगर आप इस टाइम पीरियड में लोन रीपे नहीं भी कर रहे तो आपको कोई पेनल्टी चार्ज नहीं की जाएगी, और ना ही आपका लोन डिफॉल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। दैट पीरियड, दैट स्पेसिफिक टाइम, 1 माह, 2 माह, 6 माह, 1 साल, दैट स्पेसिफिक टाइम पीरियड इज कॉल्ड ग्रेस पीरियड। देन वी हैव अ कॉन्सेप्ट स्टेप अप लीज। स्टेप अप नाम से भी थोड़ा सा अंदाजा हो रहा है। स्टेप अप का मतलब है इंक्रीज हो जाना, ऊपर चले जाना, रेज हो जाना। स्टेप अप लीज जब है, ये एक ऐसी लीज होती है जिसमें लेसर लेसर रिमेंबर वो होता है जो लीज पे दे रहा है इसे। दैट मीन जो लैंडलॉर्ड है, जो ओनर है, जो किसी को लीज पे दे रहा है, वो एक ऐसा एग्रीमेंट, एक ऐसा स्केजुअल या ऐसा एक रीपेमेंट प्लान स्केजुअल करता है जिसमें स्टेप बाय स्टेप या ग्रेजुअली या आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड जो लीज रेंटल है वो इंक्रीज हो जाता है। दैट मीन्स लेसी को वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ना शुरू हो जाता है, बिकॉज
लेसर उसमें इन्फ्लेशन का जो इम्पैक्ट है वो भी काउंट करता है। ये आपको पता होगा इन्फ्लेशन क्या होती है। इन्फ्लेशन मीन्स अ जनरल परसिस्टेंट राइज इन द कमोडिटी प्राइस लेवल। जैसे हम कहते हैं एक चीज आज 100 रुपए की है, कल 110 रुपए की हो गई है, ठीक है, सिमिलरली अगले साल में वो 120 रुपए की हो गई। सो हम कैलकुलेट करते हैं कि एक अपनी प्राइस से ये कितना इंक्रीज हो गया है। सो जो इंक्रीज होता है दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। सो मार्केट में क्योंकि इन्फ्लेशन है, आज का 1 लाख रुपया कल के 1 लाख रुपए के बराबर नहीं है, तो उस इम्पैक्ट को कवर करने के लिए लेसर स्टेप अप लीज की तरफ जाता है, दैट कि वो जो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है वो उसको भी अकाउंट फॉर करेगा। So a step up lease is a contract that establishes future price increase for the lessee at set time throughout the life of the contract. ठीक है, सो वो जो भी टाइम पीरियड 3 माह हो सकता है, 6 माह हो सकता है, 1 साल बाद हो सकता है। ये आप समझ लें जैसे कोई रेंट पे घर लेता है तो हर साल वो रेंट को बढ़ा देता है। जब एग्रीमेंट होता है रेंटल एग्रीमेंट तो एक स्पेसिफिक अमाउंट पे होता है, और साथ में ये कंडीशन डाली जाती है दैट एवरी ईयर वी विल राइज द रेंट बाय 10%। तो ये जो 10% है, ये इसका मतलब क्या है कि ये इन्फ्लेशन को काउंट फॉर किया जा रहा है, या ये स्टेप अप रेंटल एग्रीमेंट है। इसी तरह स्टेप अप लीज भी होती है। तो स्टेप अप लीज आर मेंट टू प्रोटेक्ट द लैंडलॉर्ड फ्रॉम द रिस्क दैट इन्फ्लेशन और अ राइजिंग मार्केट प्रेजेंट फॉर अ लॉन्ग टर्म लीज। Such a lease may specify, for example, 3% increase to the base rate every 18 months। ये तो एग्जांपल आप साल बाद भी हो सकती है, 6 माह बाद भी हो सकती है। सो लेसर और लेसी के दरमियान जो भी एग्रीमेंट है उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद एक स्पेसिफिक परसेंटेज लीज रेंटल में ऐड हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड स्टेप अप लीज। इसी तरीके से जैसे स्टेप अप लीज है, एग्जैक्टली सिमिलर वे है स्टेप डाउन लीज। ये उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। जहां पे रेंट बढ़ रहा है वहां पे रेंट कम हो जाता है। द ऑपोजिट ऑफ द स्टेप अप रेंट इज अ स्टेप डाउन रेंट which provides for specified rent increase at certain future dates। मतलब लेट से कि डिफ्लेशन हो रही है मार्केट में, या मार्केट के अंदर सिचुएशन टू सिचुएशन ऐसी है कि इंक्रीज अगर आप रेंट करेंगे तो लोग लीज की तरफ नहीं जाएंगे। तो ऐसी सूरत में स्टेप डाउन लीज जो है वो अडॉप्ट की जाती है कि एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद जो लीज रेंटल्स हैं वो कम हो जाते हैं। वही एक स्पेसिफिक परसेंटेज डिफाइन कर ली जाती है और एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड डिफाइन कर लिया जाता है जिसके बाद जो रेंटल्स है वो कम हो जाते हैं। नाउ द लास्ट स्लाइड इज, दिस इज एक्चुअली द न्यू टॉपिक विच इज इन्वेस्टमेंट बैंक, और इसी के परस्पेक्टिव से आज का पूरा लेक्चर आपने सुना। इन्वेस्टमेंट बैंक क्या होते हैं? इन्वेस्टमेंट बैंक इज अ स्पेसिफिक डिविजन ऑफ बैंकिंग related to the creation of capital for other companies, governments and other entities। ये देखिए, बैंक में हम कमर्शियल बैंक भी है, कॉर्पोरेट बैंकिंग भी है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग भी है। कॉर्पोरेट बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बड़ी मिलती जुलती टर्म्स हैं, बट इन दोनों की जो वर्किंग है, इन दोनों के जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, दे आर अ बिट डिफरेंट। कॉर्पोरेट बैंकिंग का मतलब है कि आप कुछ कॉर्पोरेट कंपनीज को, बिजनेसेस को पैसा दें, लोन दें, उनको फैसिलिटी दें ताकि वो बिजनेस एक्सपेंड कर सके। जबकि जब हम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट ज्यादातर कैपिटल से रिलेटेड होती है। कैपिटल वो अमाउंट होती है जो ओनर्स पर्सपेक्टिव से जिसकी हम बात करते हैं, इक्विटी के हवाले से जब हम बात करते हैं। सो इन्वेस्टमेंट बैंक जो कंपनीज हैं या जो गवर्नमेंट्स हैं या जो भी अदर बिजनेस एंटिटीज हैं, उनको कैपिटल कैसे प्रोवाइड करना है उसके ऊपर काम करते हैं। जैसे कंपनी को, ऑब्वियसली हर बिजनेस को, हर कंपनी को काम करने के लिए पैसा चाहिए, कैपिटल चाहिए। तो वो कैपिटल जनरेट, पब्लिक लिमिटेड कंपनी आपको पता है शेयर इशू करके कैपिटल जनरेट करती है, जिसको हम आईपीओ कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। सो आईपीओ के थ्रू जब वो कैपिटल इकट्ठा करती हैं, अब एक कंपनी तो इस काबिल नहीं है कि पूरे पाकिस्तान में से वो शेयर की एप्लीकेशन ले, फिर वो हर बंदे से पैसा ले, कोई 500 शेयर अप्लाई कर रहा है, कोई 1000, कोई 5000 से उसको काउंट फॉर करे। ये सारा प्रोसेस जो है, कंपनी क्या करती है, ये सारा प्रोसेस इन एक बैंक को दे देती है जिसको अंडरराइटर कहा जाता है। ठीक है, सो वो क्या करते हैं कि वो बैंक के हवाले से एक बैंक को दे देते हैं
ताकि बैंक ये सारा प्रोसेस लोगों से एप्लीकेशन ले, उनका पैसा ले, और वो सारा पैसा फिर इवेंचुअली कंपनी को ट्रांसफर कर दिया जाता है। सो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ व्हाट इन्वेस्टमेंट बैंक्स डू। ठीक है, इसी तरह मर्जर्स हैं, एक्विजिशंस हैं, बुक बिल्डिंग होती है, अंडरराइटिंग होती है, ये सारा काम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का होता है। अब इन्वेस्टमेंट बैंक खेलते हैं इसी फाइनेंशियल मार्केट्स में, जो लेक्चर आपने सुना फाइनेंशियल सिस्टम में, मतलब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इशू होते हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होती हैं, फाइनेंशियल सेंट्रल बैंक के साथ कैसे काम होता है, पैसों के साथ क्या काम करते हैं, ये सारा लेक्चर आपने आज रिकॉर्डिंग में सुन लिया है। ठीक है, सो यहीं तक आज का सिर्फ जो कॉन्सेप्ट थे वो मौजूद था, ताकि आप